प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, हम ही हैं जो खुद को धोखा देते हैं। ये मशहूर दार्शनिक रूसो ने कहा था। और आज जब हम सर्दियों में दिल्ली या लाहौर के आसमान को देखते हैं तो ये बात एक कड़वी सच्चाई की तरह चुभती है। हर साल हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि इस बार हालात शायद बेहतर होंगे, पर हर साल धुंध का वही घना जहरीला कंबल पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। आज हम इसी संकट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि अब ये पूरे दक्षिण एशिया की एक साझा त्रासदी बन चुकी है। हमारी आज की चर्चा का आधार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख है जो इस समस्या की परतों को बहुत बारीकी से खोलता है। हमारा मकसद है इस जटिल मुद्दे को इसके सभी आयामों के साथ समझना, इसका भूगोल क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, और हमारे विकास के मॉडल से इसका क्या लेना देना है। ये विश्लेषण उन सभी के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो गवर्नेंस और लोक नीति से जुड़े सवालों में रुचि रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस संकट के फैलाव को समझते हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर है, और सरकार में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का स्टेज 3 लागू कर दिया है। सुनने में तो ये एक बड़ा कदम लगता है, पर क्या ये वाकई समस्या का कोई हल है या बस हर साल की तरह एक इमरजेंसी रिएक्शन? देखिए, ये एक इमरजेंसी रिएक्शन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब GRAP का उसका मतलब ही यही है ना कि जब हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाएं, हाँ, तब आप कुछ आपातकालीन कदम उठाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी या फिर ट्रकों की एंट्री बंद कर दी। लेकिन ये तो वैसा ही है जैसे आग लगने पर पानी डालना। जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि आग लगे ही क्यों। बिल्कुल। और ये आग, जैसा आपने कहा, सिर्फ दिल्ली में नहीं लगी है। समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। आप बड़ी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये दिल्ली की सीमाओं से बहुत बाहर जा चुकी है। बहुत बाहर। हमें 2024 की उस घटना को याद करना होगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 2024 इंडिया पाकिस्तान स्मॉग का नाम दिया था। तब दिल्ली और लाहौर के बीच एक अजीब सी होड़ लगी थी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बनेगा? एक ऐसी रेस जिसे कोई जीतना नहीं चाहता था। बिल्कुल। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कैसे सिंधु गंगा के पूरे मैदानी इलाके के ऊपर भूरे बादलों की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। और वो चादर किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मान रही थी। नहीं मान रही थी। और 2025 में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। हाँ, लेख में भी यही बताया गया है कि इस बार भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली के ठीक बाद लाहौर का नाम है। मैंने कराची के डॉन अखबार की एक रिपोर्ट भी देखी थी। उसमें कहा गया था कि हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से भारत की तरफ से आया धुआं और प्रदूषण सीमा पार पाकिस्तान में जमा हो रहा है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है। अब थोड़ा और पूरब की तरफ देखें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी? हाँ, ढाका में भी सर्दियों में AQI बहुत खराब श्रेणी में चला जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का भी यही हाल है, जहां हवा अस्वास्थ्यकर बनी रहती है। तो ये एक क्षेत्रीय संकट है, एक रीजनल क्राइसिस। हाँ, ये बात तो सही है। वाह। अच्छी बात बस ये है कि श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देश अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इससे कुछ हद तक बचे हुए हैं। तो ये तो साफ है कि हम एक बहुत बड़े और साझा संकट को देख रहे हैं। ये हमें सीधे इस सवाल पर ले आता है कि आखिर इसके पीछे वजहें क्या हैं? क्या ये सिर्फ गाड़ियां और फैक्ट्रियां हैं या कुछ और भी? यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन कारणों का मतलब जटिल मिश्रण। पहली नजर में देखने पर लगता है कि सारे कारण मानव निर्मित हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जी। ग्रीन पीस की 2030 की रिपोर्ट भी यही कहती है। फैक्ट्री और गाड़ियों का धुआं, कोयला और लकड़ी जैसे ठोस ईंधन का जलना और बड़े पैमाने पर कचरे को जलाना, ये सब मुख्य वजह हैं। लेकिन अगर कारण सिर्फ यही होते तो दुनिया के और भी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां भी ऐसे ही हालात होने चाहिए थे। दक्षिण एशिया में ही ये समस्या इतनी विकराल क्यों है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और इसका जवाब हमें भूगोल में मिलता है। भूगोल में कैसे? एक तरह से ठहर जाती है। अच्छा। तो जो भी प्रदूषण पैदा होता है वो इस कटोरे के अंदर ही फंस कर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। ओके। इसी वजह से एक ट्रांसनेशनल धुंध, यानी एक ऐसी धुंध की परत बन जाती है जो देशों की सीमाओं को आसानी से पार कर जाती है। ये तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। मतलब भूगोल हमें एक साझा हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन हमारी राजनीति ने इस साझा संकट पर दीवारें खड़ी कर दी हैं। आपने इस समस्या के दिल पर हाथ रख दिया। मानव निर्मित कारण और भौगोलिक मजबूरी, इन दोनों के साथ जब एक तीसरी चीज जुड़ जाती है
तो ये संकट इतना विकराल हो जाता है। और वो तीसरी चीज क्या है? वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट का एक आंकड़ा इस पूरी कहानी को बयां कर देता है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर दक्षिण एशिया में हैं। हाँ, 9। और ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के गवर्नेंस मॉडल की विफलता को दिखाता है। ये हमें एक बहुत बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। क्या ये वायु प्रदूषण हमारे विकास की एक अनिवार्य कीमत है? क्या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है? देखिए, इसे अनिवार्य कीमत कहना वो एक तरह से हार मान लेना है। बेहतर होगा कि हम इसे बिना सोचे समझे किए गए विकास, यानी पुअरली थॉट आउट डेवलपमेंट का नतीजा कहें। मतलब हमने विकास का ऐसा मॉडल चुना है। हमने विकास का एक ऐसा मॉडल चुना है जो सिर्फ जीडीपी के आंकड़े देखता है, लेकिन उस विकास की मानवीय और पर्यावरणीय कीमत को नजरअंदाज कर देता है। और अब इसकी आर्थिक कीमत भी सामने आ रही है, जो बहुत बड़ी है। आर्थिक कीमत? आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। विश्व बैंक का एक अनुमान है कि भारत को हर साल अपनी कुल जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा खराब हवा की वजह से होने वाले नुकसान पर खर्च करना पड़ता है। 3%? जी, 3%। ये पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है और जो लोग काम करते हैं उनकी उत्पादकता में कमी के कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई में जाता है। 1 मिनट, जीडीपी का 3%? ये तो हमारे सालाना स्वास्थ्य बजट से भी कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल। मतलब हम बीमारियों के इलाज पर जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा का नुकसान सिर्फ इस जहरीली हवा की वजह से उठा रहे हैं। सही बात है। ये आर्थिक नजरिए से भी कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। और ये अकेला आंकड़ा नहीं है। द लैंसेट हेल्थ जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक 2019 में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और समय से पहले होने वाली मौतों की वजह से भारत की जीडीपी को 1.36% का सीधा नुकसान हुआ। ओह! इन आंकड़ों के पीछे की वजह हमें अपने चारों ओर दिखती हैं। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। हाँ। लेकिन आरामदायक और सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भारी कमी है। हम शहरों में हरियाली खत्म करके कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। और क्या इस समस्या को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देखा जा सकता है? सीधे तौर पर, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की 2023 की रिपोर्ट साफ कहती है कि हमारे उपभोग और उत्पादन के जो मौजूदा तरीके हैं वो न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी तेज कर रहे हैं। हाँ, और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जिससे सर्दियों में हवा के ठहर जाने जैसी घटनाएं और भी गंभीर हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बार बार चेतावनी दे रहा है कि हवा की गुणवत्ता का सीधा असर लोगों की औसत उम्र, देश के स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता पर पड़ता है। और अब ये संकट सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मुंबई और हमारे दक्षिण पूर्वी तट पर बसे शहरों की हवा भी तेजी से खराब हो रही है। ये तो वाकई एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं जहां विकास ही हमारा दुश्मन बनता जा रहा है। क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या लेख कुछ समाधानों की ओर इशारा करता है? हाँ, करता है। और यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेख के अनुसार हमें एक साथ 3 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहला है गवर्नेंस का स्तर। गवर्नेंस? हाँ, हमें एक ऐसा शासन का मॉडल चाहिए जिसमें प्रदूषण के स्रोतों पर कड़ाई से रोक लगाने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, न कि सिर्फ संकट आने पर अस्थायी कदम उठाने की। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। और दूसरा स्तर? दूसरा है विकास के मॉडल का स्तर। हमें एक मानवीय विकास मॉडल की जरूरत है जो मजदूर वर्ग और किसानों जैसे सबसे कमजोर तबकों की जरूरतों को ध्यान में रखे। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अगर हम किसानों को पराली जलाने से रोकना चाहते हैं तो हमें उन्हें इसका एक सस्ता और प्रभावी विकल्प देना होगा। सिर्फ कानून बना देने से बात नहीं बनेगी। क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का। बिल्कुल, यही इस समस्या की असली कुंजी है। IIT भुवनेश्वर के एक हालिया अध्ययन ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें टुकड़ों में समाधान खोजने के बजाय एक व्यापक क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन रणनीति बनानी होगी। एयरशेड, ये एक तकनीकी शब्द है, इसे हमारे सुनने वालों के लिए आसान भाषा में समझाएं। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हवा एक अदृश्य नदी की तरह है जो एक बहुत बड़े भौगोलिक इलाके में बहती है। उस पूरे इलाके को, जहां की हवा साझा है और जिसका मौसम एक जैसा रहता है, हम एयरशेड कहते हैं। अच्छा। सिंधु गंगा का पूरा मैदान एक विशाल एयरशेड है।
अब इस एयरशेड को भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की राजनीतिक सीमाएं नहीं बांट सकती, है ना? सही है। हवा को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए जब तक हम इस पूरे एयरशेड को एक इकाई मानकर योजना नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी देश अकेले इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? खास तौर पे जब हम भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों को देखते हैं, जहां बातचीत के रास्ते अक्सर बंद ही रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अब हमारे पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। इसे मीटियोरोलॉजिकल माइंडसेट, यानी मौसम विज्ञान आधारित मानसिकता अपनाना कहते हैं। ओके। इसका मतलब है कि जब हम हवा की गुणवत्ता पर नीति बनाएं, तो हमारे सामने राजनीतिक नक्शा नहीं, बल्कि मौसम का नक्शा होना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है, जैसे प्रदूषण से जुड़े डेटा को सभी देशों के बीच बिना किसी रोक टोक के साझा करना, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के स्तर पर सहयोग बढ़ाना। इससे क्या होगा? जब लोगों को ये समझ आएगा कि पड़ोसी देश का प्रदूषण सीधे उनके फेफड़ों पर असर कर रहा है, तो शायद सरकारों पर भी सहयोग के लिए एक तरह का एक दबाव बनेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दक्षिण एशिया में हवा की गुणवत्ता का संकट अब कोई स्थानीय पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। ये एक जटिल क्षेत्रीय समस्या है, जिसकी जड़ें हमारे विकास के मॉडल, हमारे भूगोल और सबसे बढ़कर हमारी राजनीतिक सीमाओं में उलझी हुई हैं। बिल्कुल। और इसका समाधान अलग-अलग देशों की राजधानियों में नहीं, बल्कि एक साझा मंच पर मिलकर ही खोजा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, और ये हमें उस अंतिम विचार पे छोड़ जाता है जिसके बारे में हम सबको सोचना है। जी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हम राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सोचते हुए उस हवा का प्रबंधन कर सकते हैं जो इन सीमाओं को मानती ही नहीं? असली चुनौती राजनीतिक नक्शे से परे जाकर एक मौसम विज्ञान का नक्शा अपनाने की है। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमारे राजनीतिक नेतृत्व में इस सच्चाई को स्वीकार करने और इस पर काम करने का साहस है या नहीं। क्योंकि प्रकृति हमें बार बार बता रही है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।